डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे और एक मैकेनिज्म जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म। हम पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके क्या क्या मैकेनिज्म है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो आज जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है एसोसिएटिव मैकेनिज्म। एसोसिएटिव मैकेनिज्म अगर देखा जाए ये भी 2 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप रहता है जिसमें एसोसिएशन होती है। अब एसोसिएशन किसके बीच में होती है? एसोसिएशन होती है कॉम्प्लेक्स और न्यूक्लियोफाइल के बीच में, यानी लीगेंड जो इनकमिंग लीगेंड है उसके बीच में। फिर दूसरा स्टेप जो रहता है वो फास्ट स्टेप रहता है और वहां पे डिसोसिएशन होती है। डिसोसिएशन किसकी होती है? डिसोसिएशन होती है जो सेंट्रल मेटल आयन और लिविंग ग्रुप है उसके बीच में डिसोसिएशन होती है। और आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि रेट जो है, रिएक्शन रेट, वो डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे। इसलिए स्लो स्टेप में क्या होता है वही हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि इस पे रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है, स्पीड डिपेंड करती है, काइनेटिक स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है, स्लो स्टेप पे। तो स्लो स्टेप में हमने कहा यहाँ पे एसोसिएशन होता है, इसीलिए हम इस मैकेनिज्म को कहेंगे एसोसिएटिव मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म देखते हम कैसा होता है। ठीक है, देखो मान लीजिए हमारे पास में एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड्स रहेंगे, तो इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6। उसके साथ जब न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है तो इस मैकेनिज्म के द्वारा, या मैं बोलूँगा अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म, स्लो स्टेप में यानी पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे अटैक करता है और ये स्लोली अटैक करता है और इसके साथ में बनाता है एक इंटरमीडिएट। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पहले ही 6 लिगेंड थे, अब ये और एक लिगेंड आ गया न्यूक्लियोफाइल, और एक लिगेंड। तो कितने लिगेंड हो जाएंगे? 7 लिगेंड, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 7। और यहाँ पे बनेगा एक इंटरमीडिएट फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इंटरमीडिएट ये बीच में बन जाता है। अब इसके बाद में जब ये इंटरमीडिएट बन गया उसके बाद में फास्ट रिएक्शन होती है, क्योंकि अब यहाँ पे 7 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। ये 7 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स इन 7 लिगेंड्स में से एक लिगेंड को बाहर निकालता है। किसको बाहर निकालता है? लिविंग ग्रुप को। और पीछे रह जाते हैं वापस वही 6 लिगेंड। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से 6 बन जाता है। अब ये रिएक्शन अगर हम अच्छी तरह से देखेंगे तो हम ये एक कॉम्प्लेक्स पे, एक हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स पे रिएक्शन करके देखते हैं। ऐसा होता है, ये मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें 5 लिगेंड ये है और ये एक्स जो है, एक्स मीन्स लेबाइल लिगेंड, लेबाइल यानी ये कभी भी निकल सकता है। इसमें हम और एक लिगेंड का अटैक करा रहे हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने जा रहा। अब इस मैकेनिज्म में क्या होता है? ये मैकेनिज्म क्या था कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, स्लोली इसके साथ में ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी 7 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। 6 तो ऑलरेडी थे, 6 लिगेंड्स, 7वां आ गया यहाँ पे, इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 7, 5 ये, 6ठा एक्स, 7वां वाई। उसके बाद में फर्स्ट स्टेप में ये वाई जो है ना, ये पूरा इससे जुड़ जाता है और एक्स निकल जाता है, यानी लिविंग ग्रुप निकल जाता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वापस 6 हो जाता है। लेकिन फर्क क्या है इसमें और इसमें? यहाँ पे लिगेंड था एक्स, यहाँ पे लिगेंड है वाई, यानी एक लिगेंड ने दूसरे लिगेंड को रिप्लेस कर दिया। तो मैं इसको बोलूँगा कि यहाँ पे सबस्टिट्यूशन हो गई, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी सबस्टिट्यूशन रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। कोऑर्डिनेशन नंबर रिएक्टेंट का भी 6 है, प्रोडक्ट का भी 6 है। सिर्फ बीच में कुछ देर के लिए इंटरमीडिएट का कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो जाता है, जो कि हाईली अनस्टेबल स्पीशी है, इंटरमीडिएट। समझ में आया? शाबाश। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन हम ये कहते हैं हमेशा रिएक्शन करती है, डिपेंड किस पे? यानी इसका रेट जो है रिएक्शन का वो डिपेंड करेगा स्लो स्टेप पे। अब स्लो स्टेप में क्या होता है? स्लो स्टेप में ये और ये आपस में मिल जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल और कॉम्प्लेक्स, यानी एसोसिएशन हो जाती है। और फर्स्ट स्टेप में, जिसका यहाँ पे कोई मतलब ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप में डिसोसिएशन होती है।
तो यहाँ पे एसोसिएशन भी होती है, डिसोसिएशन भी होती है, लेकिन जो स्लो स्टेप में होता है ना वही कंसिडर किया जाता है। तो स्लो स्टेप में हो जाती है एसोसिएशन, इसलिए हम इस मैकेनिज्म को कहते हैं कि ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म है। यानी यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल और कॉम्प्लेक्स का एसोसिएशन होता है, उसके बाद में डिसोसिएशन होता है। क्लियर? या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल अंदर आता है, उसके बाद में जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर जाता है। क्लियर? यहाँ तक तो ठीक है, शाबाश। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, ये मान लीजिए रिएक्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला रिएक्टेंट। इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यानी नियर दिस एक्स, नियर दिस लिविंग ग्रुप लेबाइल लिगेंड, या ऑन अपोजिट साइड ऑफ दिस लिविंग ग्रुप, अपोजिट टू दैट ऑफ लिविंग ग्रुप, यानी उसके नजदीक से भी ये अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, या उसके बिल्कुल अपोजिट साइड से। अगर उसी के साइड से, उसके फेस के साइड से अटैक किया, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट या ये बनेगा, इसको कहते हैं मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन। मान लीजिए ये है 4 लिगेंड एक प्लेन में, 5वां लिगेंड दूसरे प्लेन में, और ये जो 2 लिगेंड है उनने ये 6ठी वाली जो पोजीशन है वो शेयर की है। इसको मैं बोलूँगा मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन। या अब अगर लिगेंड यानी न्यूक्लियोफाइल यहाँ बैक साइड से अटैक किया, यानी अपोजिट टू दैट ऑफ एक्स, अपोजिट साइड टू दैट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स। इसे हम कहते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पीबीपी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स। तो 2 तरह के इंटरमीडिएट बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है इसके, ये मोस्ट फेवरेबल है। ठीक है। अब अगर हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने आपसे पहले भी कहा कि रेट जो है वो डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे, यानी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन स्लो स्टेप जो है उस पे डिपेंड करेगा। जो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट्स होंगे उन पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगा, उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और स्लो स्टेप को ही हम कहते हैं RDS, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब अगर आप स्लो स्टेप देखेंगे तो वहां पे एसोसिएशन होती है बिटवीन ए कॉम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियोफाइल। सो वी कैन से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या मैं कहूंगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, या मैं बोलूंगा रेट इज इक्वल टू, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो रेट कांस्टेंट लगाओ, रेट कांस्टेंट L5mx(y). तो ये है रेट। ठीक, अब अगर आप इसका ऑर्डर देखोगे 1+1, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो मैं इसको कहूंगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन सेकंड ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर। या मैं बोलूंगा इसको जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, ये SN2 मैकेनिज्म है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर या बायोमोलिकुलर बोलूंगा मैं इसको। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, शाबाश। अब इस रिएक्शन का अगर हम स्टेप वाइज मैकेनिज्म देखेंगे और उसके बाद में इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे, तो स्टेप वाइज मैकेनिज्म कैसा होगा मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखो, ये मान लीजिए कॉम्प्लेक्स है, ये Y है, Y ने अटैक किया इसके ऊपर। अब Y जो है पहले बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, जो ही बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा तो इसकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक, क्योंकि अभी बॉन्ड बनना शुरू हो गया है तो टेंशन पैदा होगा यहाँ पे, तो कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है या सिस्टम की जो एनर्जी है मैं बोलूँगा ये बढ़ जाएगी। ठीक है, ये पहले स्टेबल था, अब एनर्जी बढ़ रही है, तो इसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी। उसके बाद में जब ये अच्छी तरह से बन जाएगा तो इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, तो हम पहुँचेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा L5my/x। अब ये जो है ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट इसको क्या बोलूँगा मैं, इसको बोलूँगा मैं ट्रांजिशन स्टेट, चेंजिंग स्टेट, क्योंकि यहाँ से वापस भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। इसके बाद में ये जब बन गया, अब Y को निकलना है, अब Y निकलना शुरू कर देगा, Y का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू कर देगा, फिर से टेंशन,
फिर से एक्साइटेशन यहाँ पे, फिर से टेंशन, या मैं बोलूँगा फिर से एनर्जी राइज हो जाएगी। इसकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई थी लेकिन अब फिर से राइज हो रही है, तो इसको भी बोलूँगा मैं ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि अब यहाँ पे नेक्स्ट चेंज आ रही है, क्योंकि अब यहाँ पे MX बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है। ये जब पूरा ब्रेक हो जाएगा तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा तो ये जो कंपाउंड है, ये वाला स्टेबल कंपाउंड है, तो एनर्जी फिर से डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी, और इसकी जो एनर्जी होगी इंटरमीडिएट की एनर्जी, वो इन दो स्टेट्स के बीच में होगी, राइट। तो इसको अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को या इस रिएक्शन प्रोग्रेस को दिखा दूँ एक एक्सिस पे और दूसरे एक्सिस पे उसकी एनर्जी चेंजेस दिखा दूँ, तो मुझे जो ग्राफ मिलेगा वो मिलेगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम। ये ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे मान लीजिए ये है रिएक्टेंट, ये दो रिएक्टेंट, ये कॉम्प्लेक्स है प्लस वाई रिएक्टेंट्स, ठीक। इनकी एनर्जी इतनी है। अब वाई आ रहा है, अभी रिएक्शन नहीं हुआ, अभी रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है। वाई आ रहा है, इसमें एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा यहाँ तक, जब तक नहीं वाई एंटर हो जाए और इसके साथ में पार्शियल बॉन्ड बनाना शुरू कर दे यहाँ पे। तो यहाँ पे टेंशन है। अब जब ये इसके साथ में अच्छी तरह से यहाँ आ गया, इसके साथ में चिपक गया, तो ये थोड़ा सा कुछ देर के रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन एनर्जी फिर भी इससे ज़्यादा ही होगी। और ये वाला जो स्पीशी बन गया, इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। अब इसके बाद में क्या होगा, अब वाई के बदले में एक्स को निकलना, एक्स निकलना शुरू कर देगा, फिर टेंशन बढ़ेगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, टेंशन बढ़ेगा, तो यहाँ पे दूसरा एक्साइटेड स्टेट मिलेगा, या मैं बोलूँगा दूसरा ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। उसके बाद में जब ये एक्स पूरा निकल जाएगा तो अब ये कंपाउंड जो ना इतना रह जाएगा और ये पूरा रिलैक्स होके L5MY पूरा रिलैक्स होके नीचे आ जाएगा। अब रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है, इसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्शन। अगर एंथैल्पी के फॉर्म्स में लेंगे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फ्री एनर्जी के फॉर्म्स में लेंगे तो फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो मुझे लाना पड़ा ये ऐसा कराने के लिए, क्योंकि इसे तो ऐसा बनाना ही है, तब जाके ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है। अब इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, यानी इस कॉम्प्लेक्स को या इन स्पीशीज़ को एनर्जी कितनी अटेन करनी है, इतनी। अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें लगेगी, रिक्वायरमेंट जो है एक्स्ट्रा एनर्जी की यहाँ तक पहुँचने के लिए, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी डिटरमाइन करता है कि रिएक्शन कितनी फास्ट होगी। जितना एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड कम होगा, उतना रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। बात मेरी समझ लेना, ठीक है। और जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतना जल्दी ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जितना ये अनस्टेबल होगा उतना कम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो रिएक्शन प्रोग्रेस है या रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम है ये भी समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट मैकेनिज्म डिस्कस, दैट इज इंटरचेंज मैकेनिज्म।